गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ पार्ट है, साथ ही साथ ये चैप्टर का आखिरी वीडियो रहने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे इंपल्स की, देन उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपल्स से। इंपल्स अगर हम समझें कि प्रैक्टिकली क्या है, तो इंपल्स बेसिकली इंपैक्ट ऑफ फोर्स है। इंपैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है और कितनी देर के लिए लगाया है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी फोर्स को और कितनी देर तक आपने फोर्स अप्लाई किया है, टाइम को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इससे इंपैक्ट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बेसिकली अगर देखा जाए इंपल्स क्या है, इट इज टर्म्ड एज द टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्स। दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये जो इंपल्स है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम आगे फार्मूला देखेंगे कि जो इंपल्स का फार्मूला होता है वो होता है P2 माइनस P1। P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, इंपल्स निकाल सकते हैं, या बोलो इंपैक्ट ऑफ फोर्स, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दूसरे वर्ड में देखें तो इसका एक डेफिनेशन ये भी है, impulse is defined as the product of force and a small time in which force acts। यानी सिंपली ये इंपल्स निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका ये भी है कि फोर्स जो हमने किसी बॉडी पे अप्लाई किया है और कितनी देर के लिए अप्लाई किया है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी फोर्स इनटू टाइम, तो भी हम इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जिसका फॉर्मूला है इंपल्स का, आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैंने दो फॉर्मूले नोट डाउन करे इंपल्स का। एक तो फॉर्मूला है P2 माइनस P1, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या मैं सिंपली बोल सकता हूं चेंज इन मोमेंटम। और दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास इंपल्स कैलकुलेट करने का, फोर्स इनटू टाइम। तो हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास आए कैसे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ में हम पढ़ चुके हैं क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको मालूम होगा कि एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma, यहां पे a के प्लेस पे मैं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दी। तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा m इनटू v, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, माइनस m इनटू u अपॉन टाइम। इस तरीके से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। देन उसके बाद अब क्या करने वाला हूं मैं, ये टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू m इनटू v माइनस m इनटू u। अब आपको मालूम होगा कि ये m इनटू v क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। तो m इनटू v यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, माइनस m इनटू u यानी मास ऑफ द बॉडी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो गया P2, ये हो गया P1, P2 माइनस P1। ये क्या है, ये है चेंज इन मोमेंटम। और इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ चुका है, फोर्स इनटू टाइम। तो हमें मालूम है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स इनटू टाइम है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। यानी मेरे पास ये जो फोर्स इनटू टाइम है, इसके प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा इंपल्स, यानी कैपिटल आई। इंपल्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इंपल्स है कैपिटल आई इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1 यानी चेंज इन मोमेंटम। इसके अलावा आपको मालूम है कि मैंने F इनटू T के प्लेस पे I पुट किया है, यानी इंपल्स का एक फार्मूला क्या है, F इनटू T भी है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि इंपल्स बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। इंपल्स का एक फार्मूला तो आपको याद रखना है, इंपल्स I इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी P2 माइनस P1, और दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट, SI यूनिट ऑफ इंपल्स। इंपल्स की SI यूनिट क्या होनी चाहिए, आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि सर इंपल्स क्योंकि होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और टाइम की जो SI यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो इंपल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इनटू सेकंड, यानी इंपल्स की एक जो SI यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन इनटू सेकंड, ये हो जाएगी। बट इसके अलावा
इम्पल्स की एक और ऐसा यूनिट है और वो क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ये कैसे आई है यूनिट, इसको जरा हम समझ लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, इम्पल्स इक्वल टू P2 माइनस P1। और ये P2 माइनस P1 बेसिकली है क्या, चेंजिंग मोमेंटम है, डेल्टा P है। सिंपली बोल सकता हूं कि ये इम्पल्स क्या है, चेंजिंग मोमेंटम यानी डेल्टा P। अब ये जो चेंजिंग मोमेंटम है, तो मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो डेल्टा P है ये है मास इनटू चेंजिंग वेलोसिटी यानी डेल्टा V। अब आपको पता होगा मास के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसा यूनिट हम केजी। वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी के यूज करते हैं मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इंपल्स की जो एक और ऐसा यूनिट है वो क्या आ जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड। तो आपको ये याद रखनी है दोनों के दोनों ऐसा यूनिट इंपल्स की जो पहली ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड, और जो दूसरी ऐसा यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन है इफ अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ व्हीकल ऑफ 500 केजी। यानी आपको फोर्स गिवन है, कितना गिवन है, 1000 न्यूटन, और ये एक ऑब्जेक्ट ये एक व्हीकल के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसका मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 500 केजी। देन फॉर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल विल इंक्रीज फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। तो होता क्या है कि जैसे आप उस व्हीकल पे फोर्स अप्लाई करते हो जिसका मास 500 केजी गिवन है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपको पहले कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है, और सेकंड कैलकुलेट करना है आल्सो फाइंड द इंपल्स, यानी इंपल्स भी कैलकुलेट करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे सॉल्व करना है उस पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे नोट करना है आपको। तो क्या क्या गिवन है हमें गिवन है, सबसे पहली चीज तो हमें फोर्स गिवन है, कितना गिवन है, 1000 न्यूटन फोर्स गिवन। इसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है उसका मास कितना गिवन है, उसका मास गिवन है 500 केजी। अब जब इस पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना गिवन है, u गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये डेटा आपको गिवन है। अब कैलकुलेट क्या करना है, पहली चीज तो ये वेलोसिटी कितने टाइम में इंक्रीज हुई है, यानी टाइम बताना है, यानी कितने टाइम तक वो फोर्स लगा रहा कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 10 मीटर पर सेकंड हो गई। दूसरी चीज कैलकुलेट करना है आपको क्या, इंपल्स। तो ये डेटा आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आपको मालूम है न्यूटन का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है, अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता होगा एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं एक्सेलरेशन के प्लेस पे क्या करने वाला हूं, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं डेफिनेटली, है ना। तो मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो f इनटू t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा m इनटू v। या सिंपली मैं इसको अभी v माइनस u कैलकुलेट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। v फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, 2, और मास कितना गिवन है, मास की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूं यहां पे, मास की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मास की वैल्यू कितनी गिवन है, 500 केजी। तो ये दिख रहा होगा। अच्छा, फोर्स कितना गिवन था, फोर्स गिवन था 1000, तो मैं फोर्स की वैल्यू भी रख देता हूं, 1000 इनटू टाइम t इक्वल टू 500 इनटू 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको पता है फोर्स गिवन है 1000 न्यूटन, मास गिवन है 500 केजी, इनिशियल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी इज, टाइम कितनी देर के लिए फोर्स लगाई कैलकुलेट करना है, इंपल्स कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma होता है, क्योंकि a होता है v माइनस u बाई t, तो मैंने ऐसे पुट कर दिया। तो इक्वेशन होगी F इक्वल टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो डेटा गिवन है मैंने सिंपली क्या करा, वो डेटा पुट कर दिया। जैसे इसको टाइम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम हो गया, इक्वल टू मास v, मास की वैल्यू पुट कर दी 500, फाइनल वेलोसिटी v 10 पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी u 2 पुट कर दी। इस तरीके से मैंने वैल्यू रखी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी 1000 गिवन है क्वेश्चन में, टाइम हमें कैलकुलेट करना है,
मास 500 था और फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल का 10 इनिशियल का 2, इन दोनों का डिफरेंस दिया तो कितना आ गया 8 आ गया। बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम, तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 500 इंटू 8 डिवाइड बाई, ये 1000 नीचे डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब ये कैंसिल कर देंगे हम, तो 500 2 जा 1000 होता है आपको मालूम है, 500 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000, तो नीचे हो जाएगा 2 और ये 2 4 जा 8, यानी जो टाइम आ गया हम कितना आ गया है 4 सेकंड का टाइम आ गया। और टाइम की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, क्योंकि सारी यूनिट यहाँ पे क्या है, फोर्स न्यूटन में, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यानी सारा कुछ ऐसा ही यूनिट में गिवन है। तो टाइम भी किसमें होगा, ऐसा यूनिट में होगा, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड होती है। तो टाइम हमारे पास आ चुका है सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कैलकुलेट हम कर चुके हैं। फॉर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल विल इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कितने टाइम में ऐसा हुआ है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब लास्ट पार्ट हमसे पूछा है क्या, इंपल्स। तो इंपल्स हमें मालूम है, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स ऑलरेडी हमें मालूम है कितना 1000 न्यूटन, और टाइम कितनी देर के लिए हमने अप्लाई किया 4 सेकंड के लिए अप्लाई किया। तो ये हो जाएगा कितना 1000 4000 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड ये आ जाएगा इंपल्स। इंपल्स कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन सेकंड। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट whenever one object exerts a force on another object, then the second object exerts an equal and opposite force on the first object। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करेगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे सपोज कहिए कि ये ऑब्जेक्ट 1 और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऑब्जेक्ट 2 बोल देता हूं। तो मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। सपोज मैं मान लेता हूं कि कुछ ऐसे अप्लाई कर रहा है फोर्स, यानी ये पहला वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे वाले को दूर की तरफ धक्का दे रहा है। दूर की तरफ धक्का देना मतलब पुश कर रहा है। तो फिर ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को दूर की तरफ धक्का देगा, यानी पुश करेगा। यानी अगर ये पहला वाला ऑब्जेक्ट इस दूसरे वाले पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं F 2 1। ये आपको आगे मैं समझाऊंगा वेक्टर, जब आप क्लास 11th में आएंगे तो ये सारा हम इसका डेरिवेशन भी करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ का। F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी इस 2 पे फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी 2 पे फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है। कितना लगा रहा है, तो 1 लगा रहा है ऐसे 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 ही यहां पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं बोल देता हूं F12, यानी इस बार फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है और लगा कौन रहा है, ये 2 लगा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये अगर आपको अभी समझ नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको 12th में सॉरी 11th क्लास में ये फिर से आपको प्रूफ कराया जाएगा, इसका डेरिवेशन करवाया जाएगा। तो अब आपको सिंपल बस समझना है कि अगर ये पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है तो ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, पहले वाले पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये है बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। अगर और सिंपल वर्ड में हम इसके स्टेटमेंट को समझें तो हम सिंपल वर्ड में याद रख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक एक्शन के लिए अपोजिट में एक रिएक्शन आपको जरूर मिलेगी। जैसे मान लेता हूं कि इस बोर्ड पे मैं क्या करता हूं, ऐसे हिट करता हूं, यानी मैंने क्या करा, इस बोर्ड पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो ये बोर्ड भी क्या करेगा, मेरे हाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देगा। यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपने मैग्नेट जरूर देखे हो। दो मैग्नेट, जैसे आपको पता होगा, मान लेता हूं कि एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है। अब ये पहला वाला मैग्नेट है, ये दूसरा वाला मैग्नेट है। आपको पता होगा कि इसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यहां पे भी है नॉर्थ और साउथ। अगर आप इस नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाओगे तो क्या करेगा, ये वाला नॉर्थ इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और ये वाला नॉर्थ इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। तो जब ये नॉर्थ नॉर्थ पोल दोनों पास आएंगे तो आपको मालूम होगा कि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं,
क्योंकि ये वाला नॉर्थ इस वाले नॉर्थ पे लगाता है दूर की तरफ। सेम ये वाला नॉर्थ पोल भी क्या करता है, इस वाले नॉर्थ पोल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, दूर जाने लगते हैं। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा करूं कि ये नॉर्थ के प्लेस पे क्या करूं, किसी एक नॉर्थ के प्लेस पे यहां पे मैं क्या कर दूं, साउथ कर दूं, और यहां पे क्या कर दूं, मैं नॉर्थ कर दूं। समझना, ये आप सभी ने देखा है, प्रैक्टिकली घरों पे किया है सभी ने। अब इस बार ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो अगर नॉर्थ और साउथ पोल पास में आते हैं तो जो अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आपने सभी ने क्लास 8 में जरूर पढ़ा होगा ये। तो अब ये नॉर्थ और साउथ ये कैसे हैं, अनलाइक पोल है, यानी एक नॉर्थ और दूसरा साउथ है। तो आपको मालूम होगा कि जब नॉर्थ और साउथ दो अपोजिट पोल पास में आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही ये नॉर्थ भी क्या करता है, साउथ को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, पहले वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। ये स्टेटमेंट है बेसिकली देखा जाए तो न्यूटन के थर्ड लॉ। मतलब कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लेते हैं ये पेन है और इस पेन को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये पेन कहां जाएगा, ये पेन जाएगा नीचे। क्यों जा रहा है नीचे, आप बोलोगे कि सर अर्थ की जो ग्रेविटी है, या मैं बोलूं कि अर्थ है, वो अर्थ क्या करेगी, इस पेन को अपनी तरफ खींच रही है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि अगर अर्थ इस पेन को नीचे की तरफ खींच रही है, यानी अर्थ इस पेन को अपनी तरफ खींच रही है, तो फिर क्या होना चाहिए, ये पेन भी क्या करना चाहिए, अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर अर्थ इस पेन को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये पेन भी क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल जैसे अर्थ ने क्या करा, इस पेन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो ये पेन भी क्या कर रहा है, अर्थ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। और जितना फोर्स अर्थ लगा रही है इस पेन पे, उतना ही फोर्स ये पेन भी लगा रहा है अर्थ पे। बट डायरेक्शन दोनों का उल्टा है। अर्थ जो इस पेन पे फोर्स लगा रही है वो नीचे की तरफ लगा रही है, और ये पेन जो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर अर्थ इस पेन पे फोर्स लगा रहा है और अगर मैं पेन को छोड़ देता हूं तो पेन कहां जाएगा, पेन जाएगा नीचे। बट उतना ही फोर्स तो ये पेन भी लगा रहा है अर्थ पे, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका जवाब है मास। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है जबकि इस पेन का जो मास है वो बहुत कम है। तो दोनों ही बिल्कुल इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि पेन का मास बहुत कम है, पेन का जो वेट है वो बहुत कम है, तो वो जो अर्थ ने फोर्स लगाया इस पेन पे वो सफिशिएंट है कि इस पेन को वो अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन ये पेन जो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है ना, अर्थ क्योंकि इतना हैवी है, इतना मास है अर्थ का, कि वो फोर्स जो पेन इस पे लगा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है कि अर्थ को ऊपर खींच सके। इसलिए जो अर्थ है वो अपनी जगह पे ही रहती है, बट ये पेन नीचे चला जाता है। हालांकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स अर्थ इस पेन पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये पेन भी उस अर्थ पे अप्लाई कर रहा है। बट ये पेन नीचे चला जाता है, क्यों? क्योंकि पेन हल्का है, इसका वेट कम है, इसका मास कम है। जबकि अर्थ ऊपर नहीं आता, क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत हैवी है, उसका मास बहुत ज्यादा है। तो ये पेन जो फोर्स लगा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं कि अर्थ को ऊपर ला सके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो आपने एवरीडे लाइफ में जरूर देखे होंगे, और उससे आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ये मैं बोल सकता हूं कि एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको सिंपल में स्टेटमेंट क्या याद रखना है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन है कॉलिजन ऑफ टू पर्सन। कॉलिजन ऑफ टू पर्सन का मतलब, सपोज करिए कि आप इधर जा रहे हैं आगे की तरफ और आपका दोस्त वहां से आ रहा है इस तरफ, आप जा रहे हो इधर, आपका दोस्त आ रहा है उधर, और दोनों क्या होते हो, टकरा जाते हो। तो क्या चोट किसी एक को लगेगी? जवाब है नहीं, चोट तो दोनों को लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर जा रहे थे और आपका दोस्त इधर आ रहा था, आप दोनों टकरा गए, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी फोर्स लगाएगी आपके दोस्त की बॉडी पे, सिमिलरली उतना ही फोर्स आपके दोस्त की बॉडी भी लगाएगी किस पे, आपको भी लगाएगी। यानी चोटें किसको आएंगी? दोनों को ही आएंगी। तो ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, या मैं बोल सकता हूं एक्शन रिएक्शन जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं कि भाई आपने अपने दोस्त की बॉडी में फोर्स लगाया तो आपके दोस्त की बॉडी ने भी आप पे उतना ही फोर्स लगा दिया। तो चोट दोनों को ही है।
सेकंड एप्लीकेशन है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। अगर कोई पर्सन चल रहा है, जैसे आप जब चलते हो तो क्या करते हो, आप चलते हो ना, तो आप जब पैर रखते हो जमीन पे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, तो जमीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो। तो जब आप जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हो तो जमीन भी क्या करती है, आपको आगे की तरफ उतना ही फोर्स अप्लाई करती है, तभी आप आगे की तरफ चल पाते हो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब हम चलते हैं तो जमीन को पीछे की तरफ क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो जमीन भी क्या करती है, हमें आगे की तरफ पुश करती है, यानी धक्का देती है, और इस तरीके से हम आगे चल पाते हैं। एक डाउट ये हो सकता है आपका कि सर जब हमारे पैर जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं यानी पुश करते हैं, तो जमीन भी क्या करती है, हमें आगे की तरफ पुश करती है यानी धक्का देती है, हम तो आगे चले जाते हैं बट जमीन पीछे क्यों नहीं जाती है। तो इसका जवाब सेम है कि जितना फोर्स आपने लगाया किस पे, जमीन पे, उतना ही फोर्स जमीन ने भी लगाया आप पे आगे की तरफ, और जो फोर्स जमीन ने लगाया है आप पे वो इतना सफिशिएंट है कि वो आपको आगे मूव करा सकता है। लेकिन जो फोर्स आपने जमीन पे लगाया है, क्योंकि जमीन इतनी हैवी है, इतनी बल्की है, इतना ज्यादा मास है उसका, कि उसको वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि वो जमीन को पीछे की तरफ कर दे। आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी जितना फोर्स वो जब कोई पर्सन चलता है वो जमीन पे लगाता है पीछे की तरफ, उतना ही फोर्स जमीन भी लगाती है उस पे आगे की तरफ, और इस तरीके से कोई पर्सन आगे की तरफ चलता है। नेक्स्ट आते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन का मतलब जब आपने देखा होगा या मूवीज में देखा होगा, या आपने कोई और सिंपल अगर खिलौने में भी आपने यूज करा होगा, तो आपने मालूम होगा जब हम गन को फायर करते हैं, गन को कुछ इस तरीके से जब हम फायर करते हैं तो गन में जो बुलेट होती है अंदर, वो बुलेट जाती है आगे की तरफ, लेकिन जब बुलेट आगे जाती है तो आप देखोगे गन भी थोड़ी सी पीछे आती है। हालांकि जो बुलेट होती है उसका मास होता है बहुत कम, बुलेट का मास होता है बहुत कम, बहुत थोड़ा सा मास, और गन जो होती है जो आपने हाथ में पकड़ी होती है उसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर मैं मान लेता हूं कि जो आपकी गन है वो है 1 kg की, तो बुलेट कितनी होगी, 10 ग्राम की या 20 ग्राम की। आ रही बात समझ में? तो 20 ग्राम तो बहुत कम है। 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। तो अगर आपकी गन है 1000 ग्राम की, तो बुलेट कितनी है, 10 ग्राम या 20 ग्राम। तो बुलेट जब आगे जाती है ना, यानी गन ने क्या करा, बुलेट को फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो बुलेट भी क्या करेगी, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी गन पे। तो बुलेट जाएगी आगे की तरफ और गन जाएगी पीछे की तरफ। बट आप बोलोगे कि सर गन तो बिल्कुल भी हमें डिस्प्लेस होते नहीं दिखती है, यानी गन तो बस थोड़ा सा हमें हिलते हुए नजर आती है बस, जबकि बुलेट तो बहुत तेजी से आगे जाती है। तो अगेन सेम जवाब कि बुलेट का मास बहुत कम है, तो गन ने जो बुलेट पे फोर्स अप्लाई किया है वो इतना सफिशिएंट है कि उस बुलेट को बहुत तेजी से आगे एक्सीलरेट करा सकता है, बहुत तेजी से स्पीड उसको ट्रांसमिट कर सकता है। बट जो बुलेट ने फोर्स लगाया है गन पे वो इतना सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं? क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा है। तो गन का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से, इसके अलावा हमने गन को पकड़ा हुआ भी होता है, तो एक रिस्ट्रिक्शन वो आ जाता है। तो जो गन है वो तो बहुत पीछे नहीं आती है, लेकिन जो बुलेट है वो बहुत दूर तक जाती है और बहुत तेजी से जाती है, बहुत स्पीड से जाती है। इसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब कि जब हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट जाती है आगे और गन आती है पीछे। गन का पीछे आना हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोपल्सन ऑफ अ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी जब आप पानी में बोट चलाते हो, आपने देखा भी होगा कि जब हम पानी में बोट चलाते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, बोट से जो हम वो जो चप्पू होते हैं वो हम क्या करते हैं, उससे पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो पानी को जब हम पीछे की तरफ धकेलते हैं तब बोट आगे की तरफ जाती है। या आपने स्विमिंग करी होगी अगर पानी में, तो आपको पता होगा कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो पानी को हम हाथों से क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ जाती है ना। तो ये सिंपल एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ का, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ का, कि अगर आपने पानी को पीछे की तरफ धक्का दिया है तो पानी भी क्या कर रहा है, आपको आगे की तरफ धक्का दे रहा है, और इस तरीके से पानी जाता है पीछे की तरफ तो आप जाते हो आगे की तरफ। ये हो गया। और लास्ट एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट भी कैसे जाता है ऊपर, आप देखोगे कि जब भी किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें बहुत सारे फ्यूल होता है, और जब वो फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारी गैसेस उससे निकलती हैं, और वो गैसेस जब नीचे की तरफ निकलती हैं तो वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। आपने अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो पहले क्या होता है
जो उसमें नीचे फ्यूल भरा होता है वो फ्यूल बर्न होता है, और जब वो फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारी गैसेस निकलती है नीचे की तरफ। तो जब वो गैसेस नीचे की तरफ जा रही होती हैं तो सेम टाइम में वो जो रॉकेट होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर गैसेस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ तो वो गैस भी क्या करती है, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करती हैं, तो गैसेस नीचे की तरफ जाती है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। अगेन एक्शन रिएक्शन। एक इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप चाहें तो घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्या आप एक बलून में एयर फिल करें, है ना, और आप चाहें तो उसको ऐसे हाथ से पकड़ लें। एक बलून फुलाया और बलून को फुलाने के बाद क्या करें, उसका जो माउथ है उसको हाथ से ऐसे पकड़ लें, और फिर आप उसका जो माउथ है जो आपने पकड़ के रखा है और बलून को फुला के रखा है, उस माउथ को आप छोड़ दीजिए। तो देखेंगे कि जो बलून आपका यहाँ पे था वो एयर जाएगी आगे की तरफ तो बलून आएगा पीछे की तरफ। तो यानी जो बलून आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे था वो जैसे एयर उसमें से निकलने की बाहर की तरफ इधर की तरफ जाएगी तो बलून ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि पीछे की तरफ आ जाएगा। ये भी क्यों हो रहा है? ये भी हो रहा है एक्शन रिएक्शन की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के जो अभी हमने समझे हैं, और इस तरीके से आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।